तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स। आज है नया साल और नए साल की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वह आपको हमेशा मिले और आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। तो आज की स्टोरी है वह एक बुजुर्ग दंपति है जिन्होंने खुद के साथ ये पूरी घटना होते हुए देखी है। अब देखो, यह तो आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी लोग अपने अपने घरों में किराएदार रखते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके घर का किराएदार आपके लिए मुसीबत बन जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ संतोष जी के साथ, जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी थे लेकिन रिटायर्ड होने के बाद अपने घर पर अकेले थे। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और ये चीज़ अक्सर उन्हीं के साथ होती है जो कभी भी टोन टोटकों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन जब संतोष जी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उन्हें सब कुछ यकीन आ गया। और आज मैं आपको संतोष जी की यही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और इसलिए अब वह अपने घर पर ही रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो कि बेंगलुरु में अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे और इसी वजह से वह उनके साथ यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन वह तीज त्योहार पर आते रहते थे। संतोष जी की एक पत्नी थी सीमा जी, वह उनके साथ ही यहाँ पर रहा करते थे। वैसे तो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें काफ़ी पैसा मिला था जो कि उन्होंने बैंक में जमा कर दिया था और हर महीने उन्हें पेंशन भी मिलती थी, जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। लेकिन यह दंपति यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता था। उनके घर के आसपास काफ़ी लोग रहते थे जिनसे उनकी बातचीत होते रहती थी, तो उस वजह से इन्हें इतना अकेलापन नहीं लगता था। लेकिन इनका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये लोग नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे और ऊपर वाला पूरा फ्लोर खाली ही रहता था। एक दिन सीमा जी को उनकी पड़ोसन ने कहा, आपका इतना अच्छा खासा बड़ा सा घर है और आप इसे ऐसे ही खाली रख रही हैं। आपके बच्चे तो कभी कभार आते हैं तो नीचे वाली जगह पर रह सकते हैं। नीचे भी आपके 4 कमरे खाली ही रहते हैं और ऊपर भी आपके काफ़ी कमरे खाली ही पड़े हैं, तो आप ऊपर वाले कमरों में किराएदार क्यों नहीं रख लेते। इससे कम से कम आपका भी मन लगा रहेगा, आपको पैसा भी मिलता रहेगा और आप लोगों की सुरक्षा भी हो जाएगी। कम से कम किसी चोर को यह तो नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई एक बुढ़ा बुढ़िया अकेले रहते हैं। हमने भी तो अपने घर पर किराएदार रख रखे हैं। सीमा जी को भी यह बात पसंद आ गई और उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। उनके पति को भी यह बात ठीक लगी और इसलिए उन्होंने ऊपर वाले सारे कमरे किराए पर चढ़ाने के लिए बोर्ड लगा दिया। कुछ दिनों बाद ही एक दंपत्ति नंदन और बबीता उनके पास आए और बोले, हमने सुना है कि आप यह ऊपर वाली जगह किराए पर देना चाहते हैं। हम वह जगह लेना चाहते हैं, उसका कितना किराया है आप बता दीजिए। संतोष जी ने एक नज़र उस कपल को देखा। उन्होंने पाया कि यह कपल काफ़ी अच्छे घर से लग रहा था और इसीलिए वह उन्हें कमरा देने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने उन्हें किराया बताया और उनसे उनका आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स मांग ली ताकि वह उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवा पाएं। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन ही यह दंपत्ति यहाँ शिफ्ट हो गया। संतोष और सीमा जी को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो उनका किराया मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक बात बहुत अजीब लगी और वह यह कि यह कपल ज़्यादा यहाँ किसी से बात नहीं करता था। ये लोग बिल्कुल शांति से रहते थे और न जाने क्यों उनके चेहरों से लग रहा था कि यह लोग कुछ छुपा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभार ये दंपत्ति देर रात 12 टहलता रहता था। संतोष जी और सीमा जी उनकी इन हरकतों को नोटिस तो कर रहे थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। और इन्हीं सबके दौरान एक दिन जब सीमा जी रसोई में खाना बना रही थी तो बबीता उनके पास आई और बोली, मेरे घर में चीनी खत्म हो चुकी है और यहाँ पास की दुकान भी बंद है, तो क्या आप मुझे एक कटोरी चीनी दे सकती हैं। मेरे पति को चाय चाहिए, मैं चाय गैस पर चढ़ाकर आई हूँ। सीमा जी रसोई में गई और उसे एक कटोरी चीनी दे दी। वह चीनी ले जाने लगी, लेकिन तभी सीमा जी बोली, तुम देखने से तो अच्छे घर की लगती हो, लेकिन तुम लोग बहुत अजीब तरह से बर्ताव करते हो। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते और हमेशा चुप चुप रहते हो, ऐसा क्यों। तब बबीता बोली, बहुत लंबी कहानी है माँ जी, किसी दिन फुर्सत में सुनाती हूँ। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ।
बोलकर बबीता वहां से चली गई। सीमा जी ने यह बात संतोष जी को बताई। तब संतोष जी बोले, वह अपने जीवन में कैसे रहते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें किराया हर महीने मिल जाता है, बस हमें वह देखना चाहिए। यह सुनकर सीमा जी बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर इन लोगों ने कुछ गलत काम किया होगा तो? यह लोग इतना शांत रहते हैं, ज्यादा बाहर किसी से बोलते नहीं, और ऐसा तो ज्यादातर कोई तभी करता है जब वह किसी से छिप कर रह रहा हो। कहीं इन लोगों ने कोई कांड न कर दिया हो और अब यहां पर छिप रहे हो। इस तरह तो हम भी फंस सकते हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि यह लोग आखिर ऐसे क्यों हैं। संतोष जी को भी यह बात ठीक लगी और फिर उसी समय यह दोनों पति पत्नी नंदन और बबीता के कमरे में गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों से साफ साफ इस बारे में बात एक की। यह सुनकर बबीता रोने लगी। फिर तभी नंदन बोला, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वह बात नहीं है। असल में कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की मां का देहांत हुआ है। इसके बाद तो वहां के सारे रिश्ते नाते हमसे छूट चुके हैं। हमारी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और अभी तक हम माता पिता भी नहीं बन पाए हैं। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। जहां पर हम पहले रहते थे वहां पर लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करते थे, इसलिए हमने वह जगह छोड़ दी और यहां आकर रहने लगे। हमने अगर यहां पर ज्यादा आसपास के लोगों से बातचीत की तो उन्हें भी हमारे बारे में बात करने का मौका मिल जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए बस हम शांत रहते हैं। यह सुनकर संतोष और सीमा जी को उन दोनों से काफी ज्यादा हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि इन सब में इन दोनों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा था। इसलिए संतोष जी बोले, देखो हमें पता है कि तुम लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस तरह से सबसे दूर रहने की वजह से तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आखिर समाज होता किस लिए है? चलो बाहर किसी से बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम हमसे बात कर सकते हो। तुम लोग हमें अपने माता पिता की तरह सम्मान देते हो, तो हमसे अपने माता पिता की तरह ही सारी बात कर सकते हो। और अगर भगवान ने चाहा तो तुम लोगों के घर में भी जल्दी ही किलकारियां गूंजेंगी। इन दोनों का साथ पाकर नंदन और बबीता ने राहत की सांस ली और अब इन दोनों की संतोष और सीमा जी के साथ काफी बातचीत हो रही थी। ये लोग अपने घर पर अगर कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो इन दोनों के लिए जरूर लेकर आते हैं, और बबीता तो खाना बनाने में सीमा जी की मदद भी कर दिया थी। इन्हीं सब के दौरान ऊपर मौजूद एक और कमरा एक दूसरे कपल संजना और प्रवीण ने ले लिया, जिनके 2 बच्चे थे। अब उनके घर में बच्चे भी थे और इतने सारे लोग भी, जिस वजह से इनका घर काफी भरा भरा लगता था। उनके दोनों बच्चे अक्सर संतोष और सीमा जी के साथ खेला करते थे। उन बच्चों को देखकर संतोष जी को अपने पोतों की याद आ जाती और इसलिए वह दोनों अपना सारा प्यार उन बच्चों पर लूटा रहे थे। इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब सीमा जी ने घर पर हलवा बनाया था तो उन्होंने उन बच्चों के घर पर भी हलवा दिया। बच्चों ने वह हलवा खाया और न जाने क्यों वह हलवा खाने के बाद वह बच्चे बीमार हो गए। उन दोनों को काफी ज्यादा तेज बुखार लग चुका था। उनकी मां ने जैसे तैसे उनका घरेलू उपचार करके बुखार उतारने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर तो इसका असर ही नहीं हुआ। और फिर शाम को जब उनके पिता आए तो वे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी और फिर वह लोग घर आ गए। इस दौरान वे लोग जैसे ही वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर सिंदूर लगे चावल बिखरे पड़े थे। यह देखकर संजना काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, यह तो शायद किसी ने टोना टोटका किया हुआ लगता है। यह हमारे घर पर किसने कर दिया? यह सुनकर उसका पति प्रवीण बोला, तुम भी क्या फालतू बात कर रही हो? इस तरह से कभी टोटका होता है? चावल ही तो है ये। तब यह सुनकर वह बोली, आपको कुछ नहीं पता, यह पक्का किसी ने हमारे घर पर टोना टोटका किया है और मुझे तो यह इस बबीता का काम लग रहा है। रुको, मैं इस बारे में आंटी से बात करके आती हूं। बोलकर संजना तेजी से वहां से चली गई और नीचे सीमा जी के पास आई और बोली, आंटी जी, हमने आपके घर पर इसलिए किराए पर कमरा लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोग काफी शरीफ घर के लोग हैं और यहां पर मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यहां पर तो मेरे घर के सामने ही ऊपर टोना टोटका हो रहा है। यह सुनकर सीमा जी हैरानी से बोली, टोटका? बेटा,
जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है। ये सुनकर संजना बोली, अगर ऐसा है तो खुद ही चलकर देख लीजिए। मेरे घर के बाहर सिंदूर वाले चावल पड़े हैं जो कि मैंने नहीं फेंके, तो बताओ किसने फेंक दिए। ये सुनकर सीमा जी को काफी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन फिर वह बात को संभालते हुए बोली, चलो आओ मुझे दिखाओ, मैं भी देखती हूं कहां पर है वो। इसके बाद संजना सीमा जी को लेकर अपने कमरे के पास गई, जहां पर उसके कमरे के दरवाजे के पास ही वह सिंदूर वाले चावल पड़े थे। यह सब देखकर सीमा जी को काफी ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने सोच लिया था कि वह इस बारे में पता करेंगी, लेकिन अभी वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए बोली, चिंता मत करो, किसी से गिर गया होगा, लाओ मैं इसे साफ कर देती हूं। बोलकर सीमा जी वह चावल उठाकर साफ करने लगी। यह सब देखकर संजना घबराते हुए बोली, अरे आंटी, आप अपने हाथों से यह सब साफ मत कीजिए, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि यह किस इंटेंशन से किया हो, कहीं इसका घातक परिणाम ना हो। सीमा जी ने अब तक सारे चावल उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिए थे और अब वह बोली, बेटा डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, यह सिर्फ चावल ही है। अब तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर आराम से घर के अंदर जाओ और इन्हें दवाई वगैरह दो। कल तक ये ठीक हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे अंकल एक अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, तुम इन्हें कल उनके पास ले जाना। बोलकर सीमा जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद संजना अपने पति के साथ बच्चों को लेकर घर के अंदर आई और बोली, मैंने तो सोचा था कि अंकल आंटी इतने अच्छे हैं तो यहां पर आराम से रहेंगे, लेकिन इस तरह के लोग तो हर जगह ही मिलेंगे। सुनिए जी, दूसरी जगह पर घर देखते हैं, मैं यहां पर और नहीं रह सकती, क्योंकि आज इन्होंने यह टोटका किया है, कल को पता नहीं क्या करें। तभी मैं सोचूं मेरे दोनों बच्चों की हालत एकदम से खराब कैसे हो गई। यह सुनकर प्रवीण बोला, देखो यह टोना टोटका कुछ नहीं होता है, यह सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। तुम बच्चों को सुला दो, उसके बाद कुछ खाने की तैयारी करते हैं, चिंता मत करो, सब सही है। दोस्तों, आदमियों को इन सब में इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, लेकिन औरतों को जल्दी हो जाता है। हम कहेंगे कि औरतें अंधविश्वासी होती हैं, लेकिन इस अंधविश्वास के पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। खैर, सीमा जी अब कमरे में वापस आ चुकी थी और उन्होंने सोच लिया था कि वो संतोष जी से इस बारे में बात करेंगी। इन्हीं सब के दौरान बबीता उनके पास आई और बोली, चलिए माँ जी, चलकर कुछ खाना बना लेते हैं, शाम हो गई है, मैं अपने घर पर तो बनाकर आ गई हूं, अब आइए मैं आपकी मदद कर देती हूं। इसके बाद सीमा जी और बबीता मिलकर साथ में खाना बनाने लगे। इसी दौरान बातों ही बातों में सीमा जी ने बबीता से इस बारे में बात की। तब बबीता बोली, किसी ने संजना के घर पर टोना टोटका भला क्यों किया होगा, और अगर किया भी है तो कौन कर सकता है। घर के सामने तो मेन गेट है, वहां से कोई आएगा तो पता चलेगा, अब पीछे से आएगा तो कह नहीं सकते। सीमा जी इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके सर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे करके यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए बबीता ने उन्हें सहारा देकर बैठा दिया और कहा, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूं। सीमा जी की उम्र हो चुकी थी और इसी के साथ ही उन्हें कभी कभार सर दर्द की समस्या रहती थी, और इसी वजह से उन्हें लगा कि शायद अभी भी वही हो रहा है और इसलिए उन्होंने आराम करना ही बेहतर समझा। सीमा जी अपने कमरे में चली गई, वहीं बबीता खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद बबीता वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद संतोष जी आए। पता नहीं आज सीमा जी को क्या हो गया था कि उनकी हालत ऐसे नहीं थी कि वह खाना भी परोस सके, इसलिए संतोष जी ने खुद ही खाना परोसा और उन्हें खिलाया भी। संतोष जी ने सीमा जी को खाना खिलाने के बाद उनकी सारी दवाइयां खिलाई और उसके बाद वे दोनों पति पत्नी आराम से सो गए। इस दौरान संतोष जी को यह नहीं पता था कि आगे उनके साथ कितना भयानक कुछ होने वाला है। अगली सुबह जब संतोष जी उठे तो उन्होंने देखा कि सीमा जी अब भी सो रही है। वैसे तो सीमा जी की अक्सर रोज नींद जल्दी खुल जाया करती थी, लेकिन कल उनकी तबीयत कुछ सही नहीं थी। शायद इसी वजह से वह आज इतना लेट तक सो रही है। संतोष जी ने यही सोचा और चुपचाप नहा धोकर नाश्ता बनाने लगे। नाश्ता बनाने के बाद वह जब कमरे में वापस आए
तो उन्होंने देखा कि सीमा जी अभी भी बड़े आराम से सो रही थी। अब संतोष जी को थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि सीमा जी को अब बहुत टाइम हो चुका था। 11 बजने को आए थे, लेकिन वह अभी तक नहीं उठी थी और इसीलिए संतोष जी ने उन्हें हिला डुलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन सीमा जी बिल्कुल भी नहीं उठी। लेकिन इस दौरान संतोष जी ने पाया कि सीमा जी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। संतोष जी ने जब कांपते हाथों से सीमा जी की सांस चेक की तो उन्होंने देखा कि सीमा जी की सांस टूट चुकी थी। यह सब देखकर संतोष जी भी वहीं पर बेहोश हो गए। लगभग 12 बजे तक भी जब दोनों पति पत्नी बाहर नहीं आए तो नंदन और बबीता को उनकी चिंता हुई और इसलिए बबीता उनके घर गई। लेकिन उनके घर का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था और दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उन लोगों ने घर में रखे टेलीफोन पर भी फ़ोन किया, लेकिन वह भी कोई नहीं उठा रहा था। किसी अनहोनी के डर ने उन दोनों को डरा दिया और इसलिए बबीता ने संजना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसे इस बारे में बताया। संजना और प्रवीण बबीता और नंदन के साथ अंकल के घर का दरवाज़ा खटखटाना लगे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसलिए तंग आकर उन्होंने वह दरवाज़ा तोड़ ही दिया और इसके बाद उन्होंने जो उस घर के अंदर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन लोगों ने फौरन एम्बुलेंस का फ़ोन किया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सीमा जी तो मर चुकी थी, लेकिन संतोष जी बेहोश हो गए थे और उपचार के बाद वह ठीक हो गए। लेकिन अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अर्धांगिनी अब उनके साथ नहीं थी। वे कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थे, इसलिए नंदन और बबीता ने ही उनके बेटों को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। वह लोग अगले दिन ही आ सकते थे, क्योंकि बेंगलुरु वहां से काफ़ी दूर था और तब तक इन लोगों ने ही संतोष जी को संभाला। डॉक्टर ने जब मौत के कारण का पता करने के लिए पोस्टमार्टम करने को कहा तो संतोष जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी की मौत सामान्य थी और वह यह सब जानने के बाद भी अपनी पत्नी के शव के साथ चीरफाड़ नहीं करना चाहते थे। अगले दिन दोनों बेटों के आने के बाद सीमा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब यहाँ पर संतोष जी काफ़ी ज़्यादा अकेले हो जाते, इसलिए उनके बेटे चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, लेकिन संतोष जी ने मना कर दिया, क्योंकि इस घर से उनकी पत्नी की यादें जुड़ी थीं और वह उनसे बहुत प्यार करते थे और इसलिए वह इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनके बेटे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब तक यहाँ पर रहते हुए 15 दिन होने को आया था और उनकी छुट्टियाँ भी खत्म हो गई थी। उन्हें कैसे भी करके ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन अपने पिता को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। वे लोग अलग धर्म संकट में फंस चुके थे। वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और सब कुछ था और अभी तक आधा साल निकल चुका था और ऐसे में अगर यह लोग नौकरी से रिज़ाइन करके यहाँ पर आए भी तो भी बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होता। इसलिए उनके बड़े बेटे ने कहा कि संतोष जी 6-7 महीने तक उनके पास बेंगलुरु में रहे और उसके बाद अगले साल तक वह वापस यहीं आ जाएंगे। लेकिन संतोष जी नहीं माने। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरी काफ़ी चिंता हो रही है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी औलाद मिली, लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं यह जगह छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सीमा की यादें बसी हुई हैं। तुम वहाँ पर रहकर आराम से काम कर सकते हो और मैं यहाँ पर रहूँगा। मैं यहाँ पर अपने लिए काम करने के लिए नौकर लगा लूँगा। पिता की जिद के आगे दोनों बच्चों को झुकना पड़ा और फिर उसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए। अब संतोष जी वहाँ पर बिल्कुल अकेले रह गए थे, लेकिन इस दौरान बबीता और नंदन उनका पूरा ख्याल रखते थे। उन दोनों के होते हुए तो संतोष जी को लगा ही नहीं कि उनका बेटा उनके साथ नहीं है। दोनों पति पत्नी उनके साथ ही खाना खाते, जिस वजह से उन्हें भी अच्छा लगता। और इन्हीं सब के दौरान एक रोज नंदन ने संतोष जी को मिठाई खिलाई और कहा, मुंह मीठा कीजिए अंकल जी, मैं पिता बनने वाला हूं। आखिरकार पूरे 10 सालों बाद मैं पिता बनने वाला हूं। यह सुनकर संतोष जी को काफी खुशी हुई, क्योंकि आखिर इतने समय बाद ही सही इन लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला तो। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि इन सब के अगले ही महीने बबीता का गर्भ गिर गया। इन सब से बबीता और नंदन को काफी ज्यादा बुरा लगा,
क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए कितनी उम्मीदें पाल ली थी और आज यह नन्हा मेहमान इस दुनिया में आने से पहले ही। इन्हीं सबके दौरान एक रात जब संतोष जी सो रहे थे तब प्रवीण ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे और इतने समय में अक्सर प्रवीण उनके पास आता नहीं था। जब दरवाज़ा खोलकर संतोष जी ने उससे इसका कारण पूछा तो प्रवीण बोला, अंकल जी जल्दी से ऊपर चलकर देखिए कैसे नंदन और बबीता आपस में इतनी रात में लड़ रहे हैं। अरे इन सब का भी कोई समय होता है, हमें सुबह काम पर भी जाना है, आप उन्हें जाकर रोकिए। ये सुनकर जब संतोष जी ने ध्यान दिया तो सच में ही ऊपर की तरफ से बबीता और नंदन के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर संतोष जी जल्दी से ऊपर गए और दरवाजा खटखटाया। जब नंदन ने दरवाजा खोला तो संतोष जी ने पाया कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और बबीता बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। ये देखकर संतोष जी ने इसका कारण पूछा तो बबीता रोते हुए बोली, अंकल जी इतने समय बाद हमारे घर में खुशियां आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया और यह कहते हैं कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने हर चीज का ख्याल रखा था, लेकिन फिर भी पता नहीं है कैसे हो गया। इनको क्या लगता है कि वह बच्चा मेरा कुछ नहीं है, फिर ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने जानबूझकर ही किया है। यह सुनकर संतोष जी ने बबीता के सर पर हाथ फेरा और नंदन से कहा, देखो बेटा, इन सब चीजों के वजह से लड़ना बंद करो। तुम भरोसा रखो, भगवान तुम्हें सही समय पर औलाद जरूर देगा, लेकिन तब तक तुम ऐसे अपना धीरज मत खो। ऐसे अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर उससे लड़ाई झगड़ा करके तुम उसे और तकलीफ पहुंचा रहे हो। उसे खुश रखो। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो फिर तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आज नहीं तो कल तुम्हें औलाद हो जाएगी। चिंता मत करो और इतनी रात में लड़ाई झगड़ा मत करो, आस पड़ोस में भी लोग हैं। नंदन ने इसके लिए माफी मांगी और फिर उसके बाद संतोष जी वहां से जाने लगे। लेकिन ठीक इसी दौरान उनकी नजर वहीं पास में रखी अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। वह मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं लग रही थी। उसे देखकर संतोष जी हैरानी से बोले, अरे ये किस चीज की मूर्ति है? यह सुनकर नंदन बोला, पता नहीं अंकल जी, लेकिन मुझे तो घर में रखने के लिए अच्छी चीज लगी, कुछ यूनिक लगी, इसलिए मैं ले आया। क्यों, इसमें कुछ गलत है क्या? अब यह नंदन और उसकी पत्नी की मर्जी थी कि वह अपने घर में कुछ भी रखें। इससे संतोष जी को क्या मतलब था, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इन सब के अगले ही दिन जब संतोष जी अपने कमरे में सो रहे थे तो ठीक इसी दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी पत्नी सीमा उन्हें बुला रही हो। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर लाइट जलाकर देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर संतोष जी ने दोबारा से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठीक इसी दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उनके पैर छू रहा था। यह सब देखकर संतोष काफी ज्यादा घबरा गए। उन्हें इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी और वह उठकर इधर उधर टहलने लगे। लेकिन ठीक इसी दौरान कमरे के बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। वह फौरन दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक था। वह हैरान थे कि आखिर वह आवाज कैसे आ सकती है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर सुना था उन्हें सच में वह आवाज आई थी। वे इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। संतोष जी इस बात से हैरान थे कि अब यह भी सच में हो रहा है या फिर यह भी उनके मन का वहम है। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक वह दरवाजा खटखटाने की आवाज दोबारा आई और इस बार बाहर से प्रवीण की भी आवाज आई, दरवाजा खोलिए, ये मैं हूं प्रवीण। ये सुनकर संतोष जी ने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने प्रवीण को पाया। इससे पहले कि संतोष जी उससे कुछ पूछते, प्रवीण बोला, अंकल जी अभी के अभी ऊपर चले, देखिए ऊपर क्या हो रहा है। इसके बाद प्रवीण बिना कुछ कहे तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा। इस दौरान संतोष जी भी उसके साथ साथ ऊपर की ओर जाने लगे। जब वे लोग थोड़ा आगे आए तो प्रवीण अपनी जगह पर रुक गया। उसे देखकर संतोष जी भी वहां उसके पास आए और अब इससे पहले कि वह कुछ बोलते, प्रवीण ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और उन्हें अपने से आगे करके उन्हें एक तरफ देखने के लिए कहा। संतोष जी ने जब उस तरफ देखा
तो पाया कि बबीता और नंदन अपने कमरे से बाहर आए हुए थे, और इतना ही नहीं, वह प्रवीण और संजना के कमरे के बाहर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे। यह देखकर संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग क्या बातें कर रहे हैं और प्रवीण उन्हें यहां पर क्यों लेकर आया है। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए जब वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि प्रवीण वहां पर नहीं था। यह देखकर संतोष जी काफी हैरान रह गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो प्रवीण यहीं था और अब नहीं पता, और अब वह गायब है। वे इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक नंदन की आवाज उनके कानों में पड़ी। यही सही समय है, दरवाजे पर लगा दो, सुबह जल्दी उठकर निकाल लेंगे। यह सुनकर बबीता घबराते हुए बोली, यह मुझसे नहीं होगा, यह काम आप ही क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर नंदन ने बबीता के बाल पकड़े और गुस्से में कहा, तेरी इसी बेवकूफी की वजह से हम माता पिता बनते बनते रह गए। अब जल्दी से यह लगा, तुझे पता है ना कि यह औरत को ही लगाना पड़ता है, फिर क्यों नाटक कर रही है। संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया था और इसलिए वह उनके सामने आए और एक कड़क आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहां पर? तुम लोग इतनी रात में यहां पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन फिर अगले ही पल नंदन बोला, अरे अंकल जी, इसने खाने में राजमा बना दिया था, जिस वजह से वह गैस बना रहा है, तो हम बस यहीं टहल रहे थे। वैसे आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? यह सुनकर संतोष जी बोले, बस बेटा, नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं भी टहल रहा था। फिर ऊपर से कुछ आवाजें आईं तो यहां आ गया। वैसे मेरे पास गैस की गोली है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तब नंदन बोला, अरे नहीं अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वैसे अब पहले से काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूं सोने के लिए, आप भी जाइए, रात बहुत हो गई है। संतोष जी नंदन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो यह बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, इसलिए वह बोले, नहीं बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा चलूंगा, उसके बाद ही सोने जाऊंगा। मैं यहां पर थोड़ी हवा खा रहा हूं, तुम लोग जाओ, आराम करो। इसके बाद नंदन ने बबीता को गुस्से में घूरा और फिर वे दोनों अपने कमरे में चले गए और संतोष जी वहीं पर टहलने लगे। इस दौरान लगभग 20-25 मिनट बाद नंदन ने बाहर जाकर दोबारा से देखा कि संतोष जी अभी भी वहीं पर थे। यह सब देखकर नंदन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया और संतोष जी से बोला, अरे अंकल, आप अभी भी यहीं पर हैं, सब सही तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? तब संतोष जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोग जाओ, आराम करो। इसके आगे नंदन ज्यादा कुछ न कह सका और अपने कमरे में चला गया। लगभग 1 घंटे बाद संतोष जी भी अपने कमरे में आ गए और आकर वह सो गए। इसी दौरान उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने देखा कि संजना और प्रवीण के बच्चे भागते हुए उनके पास आए और बोले, अंकल हमें बचा लो, हमारे पीछे एक काला भूत पड़ा हुआ है। यह सुनकर संतोष जी ने उन्हें अपने कमरे में छुपा लिया और उनसे कहा कि वह आवाज ना करें। लेकिन अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके घर का मेन डोर टूट गया और इसी के साथ ही एक काला साया उनके घर के अंदर बढ़ने लगा। उस साए का कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन इतना तो तय था कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं था। यह सब देखकर संतोष जी काफी ज्यादा घबरा गए और फिर उस साए ने संतोष जी को अपने सामने से धक्का दिया और उन दोनों बच्चों को जबरन पकड़कर अपने साथ ले गया। ये सब देखकर संतोष जी काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने इतना भयानक सपना आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और अब यह सपना उनके दिमाग में बुरी तरह से घूम रहा था। वह इन्हीं सब बारे में सोचते हुए बाहर आए और ठीक इसी दौरान बबीता ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और उन्हें नाश्ता दिया। इस दौरान संतोष जी को इतना परेशान देखकर बबीता ने इसका कारण पूछ लिया। तब संतोष जी ने उन्हें इस बारे में बताया। यह सब सुनकर तो बबीता के चेहरे पर घबराहट के भाव आने जाने लगे और फिर थोड़ी देर बाद वह बोली,
सच में बहुत भयानक सपना है। मुझे भी सोचकर बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ सपना ही है अंकल। इस बार में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अब आप नाश्ता करिए, मैं चलती हूँ। बबीता यह बोलकर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक दीवार पर टंगी सीमा जी की तस्वीर अचानक से दीवार से निकलकर बबीता के ठीक सामने आकर गिर पड़ी। उस तस्वीर का कांच निकलकर बबीता के रास्ते पर आ गया। यह सब देखकर संतोष जी हैरान रह गए, क्योंकि जिस दीवार से यह तस्वीर गिरी थी वह दीवार उससे थोड़ी दूरी पर थी। फिर अचानक से यह तस्वीर बबीता के पास कैसे आ सकती थी? बबीता वह तस्वीर उठाने लगी, लेकिन तभी संतोष जी बोले, बेटा तुम अपने काम देखो, इसे मैं उठा लूंगा। इसके बाद बबीता वहां से चली गई और संतोष जी सीमा जी की तस्वीर उठाने लगे। ठीक इसी दौरान उन्हें सीमा जी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर संतोष जी के हाथ वहीं रुक गए। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और कुछ समय बाद वह आवाज आना भी बंद हो गई। संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा जी किस बात को लेकर परेशान है, जिस वजह से उनकी आत्मा ऐसे भटक रही है। और यही बात जानने के लिए उन्होंने पंडित जी से इस बारे में बात की। तब पंडित जी बोले, आपने उनकी सारी क्रियाएं बहुत अच्छे से पूरी की थी, जिस वजह से तो इसका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर फिर भी आपको इस तरह के संदेश मिल रहे हैं तो जरूर उनकी कोई अधूरी इच्छा थी जो कि पूरी नहीं हुई है। अगर वह इच्छा पूरी हो जाए तो शायद वह मुक्त हो सकती है। यह सुनकर संतोष जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर उसकी कोई इच्छा थी तो वह मुझे बता देती थी, लेकिन उसने मुझे जीते जी अपनी इस तरह की किसी इच्छा को नहीं बताया जिसे मैंने पूरी नहीं की हो। उसे जब भी कोई इच्छा होती थी वह मुझे बताती थी और मैं उसे पूरा करता था। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई इच्छा अधूरी है। तब पंडित जी बोले, आप माने या ना माने, उनकी कोई ना कोई इच्छा तो अधूरी है, जिसे शायद वह आपको बताना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश बता नहीं पाई। अब आप वो जानकर पूरी कीजिए, उसके बाद वह मुक्त हो जाएंगी। इसके बाद संतोष जी वापस घर आ गए। संतोष जी को याद आया कि सीमा जी अक्सर पड़ोस की अपनी किसी सहेली से काफी बात किया करती थी, तो हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में उन्हें बताया और यही सोचकर उन्होंने उनसे बात की। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में 100% यकीन है कि उन्होंने उन्हें बताया कुछ भी नहीं पता। फिर उन्होंने सोचा कि शायद बबीता को इस बारे में पता हो, क्योंकि बबीता और सीमा जी भी साथ में काफी समय बिताती थी और इसलिए उन्होंने बबीता से इस बारे में बात की। न जाने क्यों यह सब सुनने के बाद बबीता थोड़ी घबरा गई थी और फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, नहीं अंकल जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे लगता है कि आपको वहम ही हो रहे हैं। आपको बार बार अपनी पत्नी की याद आ रही होगी, तो आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों के पास चले जाइए। कुछ समय वहां रहेंगे तो फिर आपका मन भी अच्छा रहेगा। संतोष जी को पता लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो कि यह लोग छुपा रहे हैं। नंदन का बर्ताव भी उसे अब काफी अजीब लगने लगा था। इसलिए संतोष जी ने उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बारे में जाकर संजना से बात की। तब संजना बोली, वैसे अंकल जी, पता नहीं आपको इस बारे में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन जिस दिन आंटी की मौत हुई थी उससे एक दिन पहले मेरे घर के बाहर किसी ने टोना टोटका किया था और मैंने आंटी से इस बारे में कंप्लेंट भी की थी। उस दिन आंटी ने अपने हाथों से मेरे घर में जो टोटका हुआ था उसे हटाकर साफ किया था। मैंने उन्हें यह करने से मना भी किया, लेकिन वह नहीं मानी और पता नहीं क्यों उसके बाद उनकी मौत हो गई। मैं ये बात पहले आपको बता देना चाहती थी, लेकिन आप बहुत परेशान थे और मेरे पति ने भी मना किया था। ये सुनकर संतोष जी काफी परेशान हो गए, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी पत्नी का इतनी जल्दी समय नहीं आता, लेकिन उस टोटके की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक संजना दोबारा बोली, वैसे अंकल जी, बुरा मत मानना, आपका यह बबीता और उसके पति के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैं उनके खिलाफ आपके कान भरने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में उन्हीं का हाथ है,
क्योंकि बाहर से तो कोई घर के अंदर आ नहीं सकता और मेरे घर के सामने यही लोग रहते हैं। यह सुनकर संतोष जी बोले, लेकिन बेटी, वह लोग ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने की वजह ही क्या है उनके पास? संजना ने अपनी आवाज धीमे की और फिर कहा, बच्चे अंकल जी, इन लोगों की शादी को 10 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए। इनको कमी तो खलती ही होगी ना। ये दोनों सामने से बहुत स्वीट बनते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते अंकल जी, कब कौन सांप बनकर हमें ढंस ले। इन लोगों की वजह से तो मेरा यहां पर रहने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करूं, बच्चों की पढ़ाई भी यहां से पास पड़ रही है। मैंने अपने पति से कहा कि दूसरी जगह कमरा ले लेते हैं, लेकिन वह तो मान ही नहीं रहे। वह तो इन सब में मानते ही नहीं है, और जो मानता है वह कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। इसी वजह से तो मैं अपने बच्चों को आपके पास भी नहीं भेजती। यह सुनकर संतोष जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, अगर इन सब में इनका हाथ है तो फिर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को यह घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं ही इन्हें यहां से निकाल दूंगा। इसके बाद संतोष जी वहां से चले गए और अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह दोनों पति पत्नी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। संतोष जी अब देर रात का इंतजार करने लगे और लगभग 12 बजे के आसपास वह धीमे कदमों से ऊपर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि संजना के कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा आइकॉन बना हुआ है। वह आइकॉन लाल सिंदूर से बना हुआ था। यह सब देखकर इसी समय संतोष जी ने दोनों कमरों का दरवाजा खटखटाया और सबको बाहर बुलाया। कुछ ही देर में वे दोनों बाहर आए और फिर संतोष जी ने वह आइकॉन उन दोनों को दिखाया। यह सब देखकर वह चारों ही काफी ज्यादा हैरान रह गए और फिर तभी नंदन बोला, ये आखिर क्या है अंकल जी, और यह किसने बनाया है? अब तक संजना के सब्र का बांध टूट चुका था और इसलिए वह गुस्से में बोली, किसने बनाया का क्या मतलब है? यह जरूर तुमने बनाया है। तुम लोगों को तो हमेशा से ही हमारे बच्चों से तकलीफ है। अब खुद माँ बाप नहीं बन सकते तो फिर हमारे बच्चे हमसे छीनोगे? यह सब सुनकर नंदन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोला, देखो मैडम, हमारे ऊपर इस तरह का गलत इल्जाम मत लगाओ। यह भी तो हो सकता है कि यह तुमने ही बनाए हो ताकि तुम हमें फंसा सको, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा से ही हमसे परेशानी रही है। यह सुनकर संतोष जी बोले, देखो, मैं यह सब दोबारा नहीं चाहता। इससे पहले भी संजना के घर के बाहर टोना टोटका हुआ था और अब दोबारा से यह सब हो रहा है, और मुझे लगता है कि उस टोने टोटके की वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई थी। देखिए, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह सब दोबारा हो। कुछ महीने बाद मेरे पोते पोती भी यहाँ पर रहने लगेंगे तो फिर उनके ऊपर भी इस तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर अपने कहीं और रहने का इंतजाम कर लें। जब हम पति पत्नी यहाँ पर अकेले थे तो हमें इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब से आप दोनों को यहाँ पर रखा है तब से हमें बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। ये सुनकर नंदन बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल जी? जब यह लोग यहाँ पर नहीं थे तब भी तो हम यहाँ पर थे, तब तो इस तरह की किसी भी चीज का सामना हमें करना नहीं पड़ा, लेकिन इन लोगों के आने से अचानक से यह सब कैसे हो गया? मुझे लगता है कि इन सब में इन्हीं लोगों का हाथ है। यह सुनकर संतोष जी बोले, हाथ चाहे किसी का भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब आप लोगों को तो क्या यहाँ पर कोई भी किराएदार नहीं रखूंगा। आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर बस ये घर खाली कर दीजिए। इसके बाद संतोष जी वहां से चले गए। संजना ने किसी कपड़े से वह निशान साफ किया और फिर उसके बाद अपने कमरे में आ गई। इन सब के अगले ही दिन बबीता और नंदन अपने लिए दूसरे घर की तलाश करने लगे और इन सब के लगभग 5-6 दिन बाद ही वह लोग किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए और अब उस घर में सिर्फ संतोष जी और संजना का परिवार ही रह गया था। संतोष जी की उम्र हो चुकी थी और इस वजह से संजना उनका ख्याल रख रही थी, और इन्हीं सब के दौरान एक दिन शाम के समय संजना उनके लिए खाना बनाकर लेकर आई। संतोष जी ने कह दिया कि वह यह खाना बाद में खा लेंगे क्योंकि अभी उन्हें भूख नहीं है, और यह बोलकर उन्होंने वह खाना रख लिया।
आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया था कि उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी और इसी वजह से उन्होंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया और ऐसे ही सो गए। देर रात को एक तरह की हलचल से उनकी नींद खुली। उन्होंने महसूस किया कि उनके कमरे के बाहर से किसी तरह की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। यहां अच्छी बात यह थी कि अंकल ने अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई हुई थी। इसी वजह से वह जो कोई भी था कमरे के अंदर नहीं आ पा रहा था। अंकल को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत की और फिर जोर से बोले, कौन है? जैसे ही अंकल ने यह बोला, बाहर से आने वाली वह आवाज बिल्कुल बंद हो गई। अब वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसर चुका था और इस सन्नाटे में अंकल ने दोबारा से अपना यही सवाल दोहराया। इसके बाद अंकल बोले, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लगता है मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। अंकल के इतना कहते ही बाहर जो कोई भी था वह तेजी से घर से बाहर की तरफ भागा। अंकल जी इससे काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अगर आज वह नहीं उठे होते तो वह जो कोई भी था कमरे के अंदर आ सकता था। संतोष अंकल ये बात अपने बेटे को बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस समस्या से खुद ही निपटने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त से इस बारे में बात की। तब उनके दोस्त बोले, तुम अकेले रहते हो, शायद इसी वजह से वो तुम्हारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे घर पर रहता हूं। इससे कम से कम दोनों साथ में रहेंगे तो मन लगा रहेगा। मेरा भी अकेले में मन नहीं लगता। संतोष अंकल इसके लिए मान गए और फिर उसी दिन उनके दोस्त अपना सामान लेकर उनके घर आ गए और अब उनके साथ उनके दोस्त रह रहे थे। शाम को जब संजना उनके घर पर खाना देने के लिए आई तो उसने देखा कि संतोष जी के दोस्त भी वहीं पर थे और बातों ही बातों में संजना को पता चले कि यह अब से यहीं पर रहेंगे। यह सब सुनने के बाद संजना के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसी दिन शाम के समय जब संतोष जी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, तब उनके दोस्त ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उन्हें बाहर बुलाया। संतोष जी बाहर आए और उनसे इतनी रात में उन्हें बुलाने का कारण पूछा। तब उनके दोस्त बोले, एक बात बता, तेरे इस घर की चाबी किस किस के पास है? इतनी रात में यह सवाल सुनकर संतोष जी को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उन्होंने उनसे पूछा भी कि आखिर इतनी रात में इस सवाल का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वह सीधे सीधे उनकी बात का जवाब दें। तब संतोष जी ने उन्हें बताया कि उनके घर की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है और इसके अलावा एक एक चाबी उनके बच्चों के पास भी है। उनके दोस्त ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें लेकर वह उस घर की रसोई में गए। वहां जाकर उन्होंने उन्हें एक चीज दिखाई। संतोष जी ने जब ध्यान से उस चीज को देखा तो पाया कि वह एक सुइयां लगा हुआ नींबू था, जो कि पूरी तरह लाल था। ये सब देखकर संतोष जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनके दोस्त बोले, मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए मैं जाग ही रहा था। ठीक इसी दौरान मैंने घर का मेन डोर खुलने की आवाज सुनी। पहले तो लगा कि शायद यह मेरे मन का वहम है, लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों की भी आवाज सुनी। कोई कुछ अजीब से मंत्र बोलते हुए इस रसोई में आया था। शायद तुमने किसी को अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी दे दी है और वही ऐसा कर रहा है। यह सुनकर संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन उन्हें वह नींबू उठाने में बहुत डर लग रहा था। वो उस घर में बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। संतोष जी ने सोचा था कि वो अपनी कामवाली से वह नींबू उठवा देंगे, लेकिन कामवाली को खुद बहुत डर लग रहा था, जिसकी वजह से संतोष अंकल के दोस्त ने डस्ट पेन की मदद से वह नींबू उठाकर घर से बाहर कर दिया। सबको लगा कि मुसीबत टल चुकी है, लेकिन इसी शाम ही संतोष अंकल के दोस्त काफी ज्यादा बीमार हो गए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह सब देखकर संतोष अंकल काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने तुरंत उनके बेटे को बुलाया और वे मिलकर उन्हें अस्पताल ले गए। उनकी रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया, लेकिन समय रहते ही अस्पताल आने की वजह से उनकी जान बच गई। पता नहीं क्यों
संतोष जी को इस हार्ट अटैक की वजह वह काला जादू लग रहा था, क्योंकि इन्होंने ही तो वह नींबू वहां से हटाया था। उन्होंने उसी दिन घर में एक हवन करवाया। हवन करने के समय हवन की अग्नि बार बार शांत हो रही थी। यह सब देखकर पंडित जी ने कहा, मुझे यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जब आपकी पत्नी के लिए हवन करवाया था उस समय भी ऐसा ही हो रहा था और अब भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके घर में कोई काली शक्ति है और इसका पता लगाने के लिए मैं कुछ करता हूं। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे वह हवन पूरा करवाया और कुछ समय बाद अपने एक शिष्य से कुछ फूल संतोष जी को भिजवाए और कहा कि वह इसे बिना किसी को बताएं अपने घर में किसी कोने में पानी में डालकर छुपा कर रखें। कल सुबह तक अगर यह अपना रंग बदल ले तो संतोष जी आकर उन्हें बताएं। संतोष जी इसके लिए मान गए और फिर उन्होंने वह फूलों की पंखुड़ियां एक गिलास में रखकर अपने ही कमरे में पलंग के नीचे छुपा दी। इसी शाम को संतोष जी हवन का प्रसाद लेकर संजना और प्रवीण के घर पर गए। उन्होंने जब वह लड्डू उन्हें दिए तो उनके बच्चों जल्दी जल्दी एक एक लड्डू उठाकर खाने लगे। ठीक इसी दौरान संजना बोली, अरे अंकल जी, अचानक से आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? कोई खास बात है क्या? तब संतोष जी बोले, नहीं बेटा, असल में मैंने आज अपने घर पर हवन कराया था, यह उसी का प्रसाद है। यह सुनकर संजना की आंखें घबराहट के मारे गोल हो गईं। उसने एक नजर अपने बच्चों की ओर देखा और फिर जल्दी से उनके हाथ से लड्डू छीन लिया, लेकिन अब तक वह बच्चे वह लड्डू आधा खा चुके थे। यह देखकर संतोष जी हैरानी से बोले, अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? ये तो प्रसाद है, तुम ऐसे कैसे प्रसाद छीन सकती हो? ये सुनकर संजना गुस्से में बोली, हम अपने बच्चों को बाहर से कुछ भी नहीं देते, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि सामने वाले ने किस इंटेंशन से क्या करके खिलाया हो। मुझे नहीं पता कि आपने यह किस चीज का प्रसाद खिलाया है, लेकिन अगर इनकी वजह से मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह किस तरह की बातें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संजना उन बच्चों से जबरदस्ती वह लड्डू उगलने के लिए कह रही थी, लेकिन ये अब नामुमकिन था। इसके बाद संतोष जी अपने दोस्त के घर आ गए। उन्होंने उन्हें प्रसाद दिया और उन्हें संजना की सारी बात बताई। कुछ देर वहां पर रुककर संतोष जी वापस घर की तरफ आ गए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि संजना और प्रवीण अपने गोद में दोनों बच्चों को थामे हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दोनों बच्चे बेसुध थे। संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इन दोनों बच्चों को क्या हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो यह दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे और अभी अचानक से दोनों एक साथ ही बेसुध कैसे हो गए। कुछ घंटे बाद दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर वापस घर आए। इस दौरान प्रवीण गुस्से में संतोष जी से बोला, देखिए अंकल जी, आप मकान मालिक है, इसलिए हम आपको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आप हमारे बच्चों को कुछ भी खिलाएंगे नहीं। पता नहीं आपके प्रसाद में ऐसा क्या था कि दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी गुस्से में ऊपर चले गए। संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रसाद खाने की वजह से दोनों बच्चों की हालत खराब कैसे हो सकती है, जबकि उन्होंने और उनके दोस्त ने भी वह प्रसाद खाया था। कुछ देर बाद संजना संतोष जी के लिए कुछ बनाकर नीचे लेकर आई, लेकिन संतोष जी ने उसे लेने से साफ मना कर दिया और कहा, अगर मेरा लाया हुआ कुछ भी खाने से तुम्हारे बच्चों को समस्या होती है तो तुम्हारा लाया हुआ भी खाकर मुझे समस्या हो सकती है, इसलिए आज के बाद कुछ भी मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। और वैसे 1 महीना पूरा होने को आया है, तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये घर खाली करने की सोचो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को 1 महीने का समय दिया था और इसके बाद तुम कहाँ जाओगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बबीता और नंदन ने भी कमरा खाली कर दिया है, तो अब तुम भी खाली करो। बोलकर संतोष जी ने दरवाजा लगा लिया। संतोष जी को आज नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सो नहीं पा रहे थे। अब तक लगभग 12 बज चुके थे। इसी बीच संतोष जी को यह महसूस हुआ कि कोई उनके घर के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। संतोष जी अपने कमरे से उठकर दरवाजे के पास गए। उन्होंने देखा कि कोई तो था जो शायद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। संतोष जी हैरानी से यह सब देख रहे थे। ठीक इसी दौरान उन्हें एक जानी पहचानी आवाज आई,
अरे क्या कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें ये ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां पर अंकल अपने हाथों से इसे उठा लें। यह सुनकर दूसरी आवाज आई, अरे खोलने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन लगता है अंकल ने लॉक चेंज कर दिया है। अब यह दरवाजा नहीं खुलने वाला। यहां से अंदर जाने के लिए हमने दूसरा दरवाजा भी तो देखा था, उसका लॉक ट्राई करते हैं। यह सुनकर संतोष जी काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि संजना और प्रवीण की थी। यानी कि इतने दिनों से उनके घर पर जो टोटका कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि यह दोनों थे। संतोष जी तेजी से उस दरवाजे के पास गए जिससे यह लोग अंदर आने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन संतोष जी ने इस घर के सभी दरवाजों के लॉक चेंज करवा दिए थे, जिस वजह से यह लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। जब काफी कोशिशें के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला तो संजना घबराते हुए बोली, अब क्या करेंगे प्रवीण, अगर हमने आज के आज ही अकल की बलि नहीं दी तो हमारे दोनों बच्चे बचेंगे नहीं, कुछ करो जल्दी से। यह सुनकर प्रवीण बोला, देखो अब तो एक ही रास्ता रह गया कि हम दरवाजा खटखटाकर अंकल को उठाएं और उन्हें बाहर बुलाएं। जैसे ही अंकल दरवाजा खोलेंगे वैसे ही सामने से उनके ऊपर यह टोटका घेर देना है। देखो डरना मत, उनकी मौत हार्ट अटैक से ही होगी, लेकिन इससे अंकल को सब पता चल जाएगा। तब संजना बोली, जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यह दोनों पति पत्नी मेन डोर की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ अंकल यह सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और अब वह दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलने वाले थे। अंकल को पता चल गया था कि वह टोटके का सामान संजना ने जानबूझकर अपने दरवाजे के पास फेंका था, ताकि सीमा आंटी खुद ही उसे हटा दे, और इन्हीं सब की वजह से उनकी मौत हुई। यह इन दोनों की ही चाल थी जिसकी वजह से बबीता और नंदन को यहां से जाना पड़ा, क्योंकि वह दोनों भी रात भर जागकर टोटका जो कर रहे थे, जिससे इनके काम में विघ्न पड़ रहा था। अंकल इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक प्रवीण ने घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, अंकल जी दरवाजा खोलो, देखो यहां पर हमारे कमरे के पास कौन टोटका कर गया। संतोष जी उनकी सारी चालें अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब काफी देर तक भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो संजना गुस्से में बोली, लगता है कि इस बुढ़े को सब पता चल गया, तभी दरवाजा नहीं खोल रहा, अब कैसे भी करके दरवाजा खुलवाओ। तब प्रवीण कुछ सोचते हुए बोला, देखो अगर हमने खिड़की दरवाजे तोड़े तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा और हम लोग जेल की हवा खा सकते हैं, इसलिए एक काम करते हैं, इनको दरवाजा खोलने के लिए उसी तरह से मजबूर करते हैं। इसके आगे संजना कुछ न बोली। वहीं दूसरी तरफ संतोष जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। संतोष जी काफी बूढ़े हो चुके थे और वह अकेले भी थे, इस वजह से उन्होंने मदद के लिए अपने दोस्त को फोन करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फोन उठाया तो बहुत ही रहस्यमयी ढंग से उनके फोन की सारी बैटरी गायब हो गई। संतोष जी ने घर में रखा लाइन भी ट्राई किया, लेकिन वह भी डेड था। संतोष जी अब सोचने लगी कि उन्हें कैसे अपने आप को बचाना है। अगर उन्होंने चिल्लाना शुरू भी किया तो वह सबको क्या बोलेंगे कि यह लोग काला जादू कर रहे थे, और सब लोगों को देखकर तो यह लोग वापस अपने कमरे में चले ही जाएंगे। संतोष जी इस बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वहां की हवा थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, और इतना ही नहीं, उन्हें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, जबकि अभी तो जून का महीना था। संतोष जी अब इससे पहले कि कुछ समझ पाते उनके शरीर में अकड़न होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर उनके काबू से बाहर जा रहा था, और एक समय ऐसा आया जब उनके शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया और उन्होंने खुद ही जाकर घर का मेन डोर खोल दिया। ऐसा होते ही प्रवीण और संजना घर के अंदर आए और उन्होंने दरवाजा लगा लिया। संतोष जी काफी ज्यादा घबराए हुए थे और ठीक इसी दौरान प्रवीण बोला, देखिए अंकल जी, आपको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर मुझे अपने बच्चों को बचाना है तो फिर मुझे आपकी जान उन्हें देनी ही होगी। ये सुनकर संतोष जी बोले,
मेरी जान लेने से तुम्हारे बच्चे कैसे बच जाएंगे, और तुम लोगों ने मेरे ऊपर क्या किया जिससे कि मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। तब प्रवीण बोला, असल में शादी के काफी समय तक भी हमें बच्चे नहीं हुए, और अगर कभी बच्चा होता तो जन्म के कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद वह भी मर जाता। हमने अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर आखिरकार हमने तंत्र विद्या का सहारा लिया। तंत्र विद्या के सहारे हमें 2 जुड़वा बच्चे हुए। हमारा परिवार अब पूरा हो चुका था, लेकिन यह तंत्र की संतान थी, इसी वजह से इन्हें इंसानी जान की बलि चाहिए थी। अगर हम इन्हें बलि ना दें तो हमारे बच्चे या तो अपाहिज हो जाएंगे या मर जाएंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, इसलिए हमें 2 बलि की जरूरत पड़ेगी। एक बलि तो हमने आपकी पत्नी की दे दी, अब दूसरी आपकी चाहिए। और वैसे अंकल, आप सोच रहे होंगे कि बबीता के पास वो आंटी की फोटो गिरना, आपको डरावने सपने आना और उस रात मेरा आपको उठाना और फिर गायब होना, ये कैसे संभव था। तो मैं आपको बता दूं तो हमने कुछ प्रेत सिद्ध करके रखे हैं और हम उनसे ही ये सब करवाते हैं, और ये वही प्रेत हैं जिसने आपके ऊपर काबू करके रखा है। ये सुनकर संतोष जी बोले, मुझे पता है कि यह सब तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि इन सब क्या भरोसा कि यह सब यहीं पर बंद हो जाएगा। देखो, भगवान पर भरोसा रखो, वह भले ही तुम्हें लेट देगा लेकिन देगा जरूर। तुम्हारे भाग्य में अभी बच्चों का सुख नहीं था, इसी वजह से तुम्हें वह सुख अभी नहीं मिला, और तुमने शैतान से समझौता करके बच्चे पा भी लिए, लेकिन अब भी तो दुख ही भोग रहे हो। यह सुनकर संजना गुस्से में बोली, हमें जितना दुख भोगना है उतना हम भोग लेंगे, लेकिन अभी तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। और इसके बाद संजना अपने हाथ में कोई चीज लेकर संतोष जी के पास आने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान उसका शरीर अकड़ने लगा। वह अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वह फटी फटी आंखों से आसपास देखने लगी, और ठीक इसी दौरान प्रवीण बोला, क्या बात है संजना, तुम हिल क्यों नहीं रही। प्रवीण ने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसका एक हाथ मुड़कर प्रवीण के पीछे चला गया। यह सब देखकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा गए, और ठीक इसी दौरान संतोष जी के आसपास काले साए उभरने लगे। संतोष जी ने देखा कि कुछ काले सायों ने उन्हें पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वह सारे साए वहां से गायब हो गए। यह सब देखकर संतोष जी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर ठीक अगले ही पल वहां पर सीमा जी की आवाज गूंजी, अगर तुम सच में अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम किसी और की बलि देने की जगह अपनी बलि क्यों नहीं दे देती। अगर तुम में से कोई अपनी बलि देता है तो तुम्हारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और फिर उन्हें आगे कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तुम लोग यह बात जानते थे, लेकिन तुम लोगों ने सोचा कि अपनी जान क्यों दे भला, और लोगों की जान लेते हैं। तुम्हारी इसी बलि की वजह से मैं मेरे पति से दूर हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें उन्हें और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और इसके बाद संजना के शरीर में हरकत हुई। संजना के हाथ में जो चीज थी उसे संजना ने अपने मुंह में डाल दिया। यह देखकर प्रवीण चिल्लाया, क्या कर रही हो संजना, ऐसा मत करो, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो। आप लोग ये क्या कर रहे हैं। अगर समय रहते इसके मुंह से ये टोटका नहीं निकाला गया तो फिर यह मारी जाएगी। इसके अगले ही पल संजना के मुंह से वह नींबू निकल गया और निकलकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस नींबू के ऊपर जितना भी सिंदूर और लौंग लगी थी वह सब की सब संजना के पेट में थे, और यह नींबू अब बिल्कुल ठीक था। इसी के साथ ही उन दोनों के शरीर में दोबारा से हरकत हुई, और अब इन दोनों का अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल दोबारा आ गया था। लेकिन अब संजना अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। यह देखकर संजना काफी ज्यादा घबरा गई, और फिर अगले ही पल उन दोनों के शरीर हवा में उड़े और वह लोग हवा में उड़ते हुए उस घर से बाहर निकल गए। ऐसा होते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह सब देखकर संतोष जी की आंखों में आंसू आ गए, और फिर अगले ही पल उन्हें सीमा जी की आवाज सुनाई दी, आप चिंता मत कीजिए, वह दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी मुसीबत अब संजना के ऊपर आ चुकी है।
उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवा दीजिए। और जब तक मैं आपके साथ हूँ ऐसी मुसीबतें आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आने वाली। आप मुझे देख नहीं पाएंगे लेकिन आप मुझे हमेशा महसूस कर सकते हैं। इन सब के अगले ही दिन प्रवीण संजना को डॉक्टर के पास लेकर गया और उसे दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद साफ साफ कह दिया कि संजना अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के बच्चे बिल्कुल ठीक थे। ये दोनों जब अस्पताल से घर वापस आए तो संतोष जी उन्हें दरवाजे पर ही खड़े मिले और उन्होंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अभी के अभी यह घर खाली करो। प्रवीण और संजना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ जाएंगे, इसलिए प्रवीण ने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन संतोष जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि जो वह लोग करने वाले थे उसकी वजह से तो अब वह बच्चों का मुंह देखकर भी उन्हें बिल्कुल परमिशन नहीं देने वाले। उन्होंने उसी दिन गाड़ी बुलाई और अपना सामान लेकर कहीं और चले गए। इन सब के कुछ दिनों बाद संतोष का बड़ा बेटा वर्क फ्रॉम होम लेकर अपने परिवार के साथ संतोष जी के पास ही आ गया। अब तक उनके बच्चे आगे की क्लास में जा चुके थे तो उनका एडमिशन यहीं पर करवा दिया गया। जब तक वह यहाँ पर नहीं आए थे तब तक के लिए संतोष जी ने अपने दोस्त को अपने घर बुला लिया था, जिस वजह से उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। संतोष जी की अब काफी उम्र हो चुकी है, वह अब अपने पैरों पर ढंग से चल भी नहीं पाते, लेकिन आज भी वो किराएदार रखकर पछता रहे हैं और इन किराएदारों की वजह से उन्हें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा। और साथियों, मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी अपने घर के आसपास किसी किराएदार को रखते हैं तो हमेशा उनकी जांच पड़ताल करें। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वह उनके क्राइम रिकॉर्ड का होता है, लेकिन इस प्रकार के माइंडसेट की चीज तो आप उनके साथ रहकर ही महसूस कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो पहले ही सचेत हो जाए। चलिए अब कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। सुमित श्रेष्ठ, आरती पजगे, कृष्णा पांडे, पवित्र शाह, पुष्पा राणा नागपुर, विक्की दिल्ली, विजय मौर्य, निहार सिन्हा, माधव कुमार, अनश यादव, शाहिद रजा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ममता सहाय का भी धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग जबरदस्त स्टोरी के साथ।